17 दिसंबर 1928 की वो सर्द दोपहर, लाहौर की सड़कें और फिजा में घुला वो तनाव जो आज इतिहास के पन्नों में अमर हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स पर गोलियां चलाईं, तो उसके पीछे सिर्फ साहस नहीं बल्कि एक ऐसा मास्टर प्लान था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी खुफिया एजेंसी और पुलिस महकमे को घुटनों पर ला दिया था। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी है उस अभेद्य चक्रव्यूह की जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के कमांडरों ने लाहौर की तंग गलियों और चौराहों पर बुना था। उस दौर में लाहौर ब्रिटिश सत्ता का एक मजबूत किला माना जाता था। छप्पे छप्पे पर जासूस, हर मोड़ पर हथियारों से लैस सिपाही और एक ऐसा सिस्टम जो परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं देता था। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों के पास कुछ ऐसा था जो अंग्रेजों के पास नहीं था। वो था मर मिटने का जज्बा और एक ऐसा दिमाग जो शतरंज की बिसात बिछाने में माहिर था। दिसंबर की उन रातों में लाहौर के एक गुप्त ठिकाने पर मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में नक्शे फैलाए गए थे। चंद्रशेखर आजाद, जो उस समय पंडित जी के नाम से जाने जाते थे, अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हर उस रास्ते का मुआयना कर रहे थे जहां से भागना मुमकिन था। योजना सिर्फ सैंडर्स को मारना नहीं थी, योजना थी सैंडर्स को मारकर पूरी ब्रिटिश पुलिस की नाक के नीचे से सुरक्षित निकल जाना। अगर एक भी गलती होती तो हिंदुस्तान का भविष्य और ये अनमोल क्रांतिकारी उसी दिन खत्म हो जाते। लाहौर का DAV कॉलेज इस पूरी साजिश का केंद्र बना। भगत सिंह ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ छात्रों की भीड़ में घुलना मिलना आसान था, लेकिन असली चुनौती थी उस डेथ जोन से बाहर निकलना। सैंडर्स के दफ्तर के बाहर पुलिस की भारी तैनाती रहती थी। सुखदेव ने इस बात पर जोर दिया कि हमला करने के बाद हमलावर गलियों में नहीं बल्कि खुले रास्तों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक ऐसी तरकीब के साथ जिसे अंग्रेज कभी भांप नहीं पाएंगे। योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था साइकिल और सिग्नल। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से लड़ने के लिए इन क्रांतिकारियों ने साधारण साइकिलों का सहारा लिया। लेकिन ये साइकिलें सिर्फ सवारी नहीं थीं, ये उस एग्जिट प्लान का हिस्सा थीं जिसे हफ्तों तक लाहौर की सड़कों पर रिहर्सल करके पक्का किया गया था। राजगुरु को निशानेबाजी की जिम्मेदारी दी गई, भगत सिंह को बैकअप और कवर फायर के लिए रखा गया और चंद्रशेखर आजाद खुद पास के एक अखाड़े में तैनात थे ताकि अगर पुलिस पीछा करे तो वो अकेले पूरी फौज को रोक सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि उस दिन सैंडर्स उनकी पहली पसंद नहीं था? जी हाँ, निशाना था स्कॉट, जिसने लालाजी पर लाठियां बरसाई थीं। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जयगोपाल, जिन्हें पहचान करने के लिए खड़ा किया गया था, उनसे एक छोटी सी चूक हुई और स्कॉट की जगह सैंडर्स बाहर निकला। उस पल में जब सैंडर्स अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ, हवा का रुख बदल गया। भगत सिंह और राजगुरु ने एक दूसरे की तरफ देखा। समय रुक गया था, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही पहली गोली चली, लाहौर की वो खामोशी चीखों में बदल गई। सैंडर्स जमीन पर था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। सैंडर्स की मौत के बाद पूरे शहर को छावनी में बदल दिया गया। नाकेबंदी ऐसी थी कि चूहा भी बाहर नहीं निकल सकता था। पर यहीं पर काम आया वो मास्टर प्लान। भगत सिंह ने अपना हुलिया बदलने का जो फैसला किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वो भगत सिंह जिन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल कटवाए, वो सिर्फ एक वेशभूषा का बदलाव नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी का अपने अस्तित्व को देश के लिए दांव पर लगाना था। लाहौर रेलवे स्टेशन पर उस रात जो हुआ, उसने ब्रिटिश इंटेलिजेंस की धज्जियां उड़ा दी। एक अंग्रेज साहब, उनकी पत्नी और उनका नौकर, ये 3 लोग फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे। पुलिस हर तरफ सिख नौजवान को ढूंढ रही थी, लेकिन उनकी आंखों के सामने से एक क्लीन शेवन अंग्रेज अफसर, जो असल में भगत सिंह थे, अपनी पत्नी दुर्गा भाभी और साथी राजगुरु के साथ निकल गया। ये वो प्लान था जिसने साबित कर दिया कि दिमाग की ताकत बंदूक की गोली से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। HSRA के इन कमांडरों ने दिखा दिया कि जब मकसद महान हो और योजना सटीक, तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकती। सैंडर्स की हत्या ने अंग्रेजों के दिल में वो खौफ पैदा कर दिया जो 1947 तक बरकरार रहा। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह सोए हुए हिंदुस्तान को जगाने का एक शंखनाद था, जिसकी गूंज आज भी लाहौर की उन पुरानी गलियों में सुनाई देती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात ट्रेन के सफर में क्या हुआ और कैसे भगत सिंह ने अपनी पहचान छिपाकर अंग्रेजों को आखिरी बार मात दी? उस रात लाहौर रेलवे स्टेशन का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था। सैंडर्स की हत्या के कुछ ही घंटों बाद पूरे शहर को सील कर दिया गया था। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही थी। पुलिस के पास खुफिया जानकारी थी कि हमलावर पगड़ीधारी सिख और उनके साथी हैं।
लेकिन यहीं पर भगत सिंह का वो विजुअल मास्टर प्लान काम आया जिसने अंग्रेजों की आंखों पर पट्टी बांध दी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भारी पुलिस बल तैनात था। स्कॉटलैंड यार्ड के प्रशिक्षित अफसर हर नौजवान के चेहरे को गौर से देख रहे थे। तभी वहां एक रईस अंग्रेज अफसर अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ दाखिल हुआ। सिर पर हैट, हाथ में पाइप और कोट पेंट में सजे इस शख्स का रुतबा ऐसा था कि सिपाही उसे सलाम ठोक रहे थे। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि हैट के नीचे छिपे वो बाल कटे हुए शख्स और कोई नहीं बल्कि वही भगत सिंह थे जिनकी तलाश में पूरी ब्रिटिश फौज पागल हो रही थी। उनके साथ दुर्गा भाभी उनकी पत्नी का स्वांग रच रही थीं और राजगुरु उनके नौकर बनकर सामान उठा रहे थे। यह सिर्फ एक वेशभूषा नहीं थी, यह मौत के मुंह में घुसकर उसे चुनौती देने जैसा था। अगर उस रात स्टेशन पर एक भी पहचान लिया जाता तो इतिहास कुछ और होता। ट्रेन चली और लाहौर की सरहदें पार करते ही क्रांतिकारियों ने राहत की सांस नहीं ली बल्कि अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी। कलकत्ता पहुंचने तक का सफर किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं था। हर स्टेशन पर पुलिस तैनात थी, लेकिन भगत सिंह का आत्मविश्वास ऐसा था कि उन्होंने फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठकर सफर किया, जहां पुलिस शक करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। हावड़ा स्टेशन पर उतरते ही भगत सिंह ने अपनी पहचान फिर बदली। वहां वे भगवती चरण वोहरा और अन्य क्रांतिकारियों से मिले। सैंडर्स की हत्या ने ब्रिटिश सरकार की साख को मिट्टी में मिला दिया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में इस घटना की गूंज सुनाई दी। अंग्रेज हैरान थे कि उनके सबसे सुरक्षित शहर में उनके एक बड़े पुलिस अफसर को दिन दहाड़े मारकर क्रांतिकारी गायब कैसे हो गए। लेकिन भगत सिंह का मकसद सिर्फ एक अफसर को मारना नहीं था, उनका असली प्लान तो अब शुरू होने वाला था। सैंडर्स की मौत के बाद पर्चे बांटे गए जिन पर लिखा था, सैंडर्स मर गया, लाला जी का बदला ले लिया गया। इन पर्चों ने पूरे देश के युवाओं के खून में उबाल ला दिया। HSRA के कमांडरों ने यह साबित कर दिया था कि वे सिर्फ छिपकर वार करने वाले लड़ाके नहीं हैं, बल्कि एक संगठित सेना की तरह काम कर रहे हैं। इस पूरी घटना के पीछे चंद्रशेखर आजाद का वो सुरक्षा घेरा सबसे मजबूत कड़ी था। आजाद ने कसम खाई थी कि वे कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। लाहौर की गलियों से निकलते वक्त जब पुलिस का एक सिपाही चानन सिंह उनका पीछा करने लगा तो आजाद ने उसे चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं माना तो आजाद की एक गोली ने उसे वहीं ढेर कर दिया। यह आजाद ही थे जिन्होंने भगत सिंह और राजगुरु को कवर फायर देकर सुरक्षित निकाला था। सैंडर्स केस के बाद भगत सिंह एक आइडिया बन चुके थे। उन्होंने जेल जाने और असेंबली में बम फेंकने की जो अगली योजना बनाई उसकी नींव इसी लाहौर कांड में रखी गई थी। वे जानते थे कि एक सैंडर्स को मारने से आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन सैंडर्स की हत्या से जो साहस पैदा होगा वो लाखों भारतीयों को आजादी की लड़ाई में झोंक देगा। HSRA के उन जांबाजों ने लाहौर की सड़कों पर जो नक्शा खींचा था वो सिर्फ भागने का रास्ता नहीं था, बल्कि वो गुलामी की बेड़ियों को काटने का एक ब्लूप्रिंट था। उस दिन लाहौर की फिजाओं में जो बारूद की गंध थी उसने ब्रिटिश हुकूमत के अंत की इबारत लिख दी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन उनका वो लाहौर प्लान आज भी दुनिया भर के रणनीतिकारों के लिए एक मिसाल है कि कैसे सीमित संसाधनों और असीम साहस के दम पर एक साम्राज्य को हिलाया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि गोलियां इंसान को मार सकती हैं, लेकिन उन विचारों को नहीं जो लाहौर की उन सर्द रातों में एक मशाल बनकर जले थे।